और भारत में किसानों का सबसे लंबा आंदोलन, अपनी सरकार के खिलाफ कामयाब आंदोलन कहां से चल रहा है? यही वो हॉल है जहां 50, 60, 70 एक समय उससे भी ज्यादा हुए होंगे, शायद 300 लोगों तक बैठ जाते थे। 300 लोगों तक जो अलग अलग राज्यों के किसान संगठन थे, उनके नेता यहां आकर इसी हॉल में बैठकर मीटिंगें करते थे। और जब भी और मैं इतना मिस कर रहा हूं कि इतने अच्छे अच्छे आदमी मैंने कभी नहीं देखा, जिनको मैं घर जाकर रोने लग गया बच्चों के सामने। इतनी खुशी हुई मुझे। है जो महिलाओं की मीटिंग हम कराते थे। और ये कंट्रोल रूम था, बार बार मैं आप कंट्रोल रूम बहुत ज्यादा लोगों ने ऐसे ऐसे लिख रखे है लोगों ने कि पढ़ के आदमी तो भावुक नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। और इतनी दिल में जो है, सुबह मेरी सिस्टर का रोते हुए फोन आ रहा था, हमारे भाई का इतना बड़ा नाम हुआ है। करूंगा यही किसान नेताओं की बैठकें, जैसे कहा इस हॉल में महिलाओं की बैठक। लेकिन उसी दौरान जब हम चाय उनको दे रहे थे तो आंसू गैस के गोले दिल्ली पुलिस की तरफ से चल पड़े। और आप हरियाणा में रहते हो और आपने ये दे दिया है गोदाम, सरकार भी टॉर्चर करती कि भाई आपने क्यों दे दिया, और पता नहीं आगे क्या। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसान नेताओं की हुई, के अंदर एक आध बार बात होती थी। मैंने अपने नाम का खुलासा नहीं करा पहले कि किसी प्रकार से जो भी CID वगैरह अंदर खाते जो करते थे वही था। या आपकी अपनी प्रॉपर्टी है किराए पे? अपनी प्रॉपर्टी और रहने वाले भाई, तो आप कैसे आंदोलन से जुड़ के यहाँ ये टाइल्स के गोदाम के अरेंजमेंट? और देने वाला जी हमेशा राजा होता है और राजा की तरह है ये। मैं तो उनको यही कहूँगा कि उनका सिख समाज का हर एक आदमी राजा है वो। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं को 1 साल से ज्यादा वक्त तक घेर कर बैठे किसान दिल्ली की सत्ता को झुकाकर तो चले गए, लेकिन बहुत से किस्से, बहुत सी कहानियां छोड़ गए। आज मैं फिर आया हूं सिंघू बॉर्डर, कुछ कहानियों की तलाश में। बॉर्डर खाली हो चुका है, सड़क पूरी तरह से खाली है, किसानों के जत्थे एकदम रवाना हो चुके पंजाब की तरफ। अब सड़कों की सफाई हो रही है, लेकिन मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पीछे एक दरवाजा है। इस दरवाजे में मैं जब दाखिल होऊंगा तो आपको दिखाऊंगा वो जगह जो दरअसल टाइल्स का एक स्टोर है, टाइल्स का गोदाम है और कुछ खुली सी जगह है। और यही वो जगह जो सड़क के किनारे है। यहां बैठकर संयुक्त मोर्चे के नेता, 40 संगठनों के नेता, 40-50 जत्थेबंदियों के नेता और देश भर के किसान संगठनों से जुड़े लोग अपनी रणनीति बनाते थे, बैठकें करते थे, सरकार को चुनौती देते थे, सरकार को चिट्ठियां लिखते थे, अपनी मांगें बुलंद करते थे। और हर मौसम में यहीं बैठकर वो तय करते थे कि अगर ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी है तो कैसे लड़नी है। तो मैं इस मोर्चे के इस दफ्तर पर, जो अस्थायी टेम्पररी दफ्तर था, 2500 बार आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आपने जितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त मोर्चे के नेताओं को लाइव देखा होगा, यहीं बैठकर वो लाइव किया करते थे। पीछे संयुक्त मोर्चा देख रहे हैं आप लगा हुआ है, वहीं 4-5 कुर्सियां थी, 5-6 कुर्सियां, जितने नेता होते थे 5-6 कुर्सियां लगती थी, बाकी सब प्रेस के लोग। लेकिन जब शुरू में मैं 26 नवंबर के बाद जब किसान यहाँ आए थे पिछले साल, तो जब भी मैं पूछता था संयुक्त मोर्चे के नेताओं की कहाँ मीटिंग हो रही है, तो वहाँ स्टेज के पास, जो यहाँ से कुछ दूर है, 1-1.5 किलोमीटर आगे या 2 किलोमीटर, वो बताते थे टाइल्स कजरिया के ऑफिस में। तो लगता था कजरिया टाइल्स के ऑफिस में क्या कर रहे हैं संयुक्त मोर्चे के नेता, और कैसे किसी टाइल्स वाले ने मोर्चे के नेताओं को अपना गोदाम या स्टोर या दे दिया है। तो मैं आज आया कि जरा वो जगह देखूं और दिखाऊं। आप में से इस जगह के मालिक कौन है? क्या नाम है आपका? संजय मलिक जी। और आपको तो मैं जानता हूं, खत्री, दीप खत्री जी, धन्यवाद। हाँ, ये दीप खत्री साहब हैं। ये अक्सर वीडियो में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आया तो जो अरेंजमेंट करते हुए साउंड सिस्टम का, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो इंतजाम होते हैं वो करते हुए यहाँ दिखे, लेकिन अब यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये किसान जा चुके हैं। तो इस टेम्पररी ऑफिस, जो 1 साल से ज़्यादा वक्त तक संयुक्त मोर्चे के नेताओं का ऑफिस था, इसको देखना समझना जरूरी। जरा आइए, मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ लोगों को। संजीत जी, आप भी, दीप खत्री, माफ़ करें, संजय मलिक। और वो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है। लेकिन ये इसलिए देखिए कि दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन अपनी सरकार के खिलाफ, और भारत में किसानों का सबसे लंबा आंदोलन, अपनी सरकार के खिलाफ कामयाब आंदोलन कहां से चल रहा था? तो ये कजरिया का शोरूम है, जो अभी अब यहाँ टाइल्स वाइल्स तो ऐसे दिख नहीं रहा है। और यही वो हॉल है, थोड़ा साइड आइए, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कैसे यहाँ है। यही वो हॉल है जहाँ
50, 60, 70 एक आध समय उससे भी ज्यादा हुए होंगे शायद। 300 लोगों तक बैठ जाते थे यहाँ। 300 लोगों तक जो अलग अलग राज्यों के किसान संगठन थे, उनके नेता यहां आकर इसी हॉल में बैठकर मीटिंगें करते थे। ये जो अभी शीशा खुल गया है, शटर उठ गया है, ये शटर तब डाउन हो जाता था, सामने से पता नहीं चलता था। और सामने जो बाहर दृश्य देख रहे हैं वहां किसानों के मोर्चे थे, जत्थेबंदियों के या किसान संगठनों के, या जो ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर तंबू करना, जो अब खाली हो गया है, वो सड़क है, वही जीटी रोड, और यहीं वो बैठते थे। तो ये बताओ, स्टोर मालिक आप बताया, तो ये कैसे दे दिया? ये आपका स्टोर था, ये किसान यहाँ कैसे आए? कैसे किसान नेताओं का ये ऑफिस बन गया, कहें तो कंट्रोल रूम बन गया किसान नेताओं का? ये 26 नवंबर को जब किसान आए थे, तो जहाँ अपना दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ पे पुलिस ने रोक दिया था, पूरा दिन चलता रहा। शाम को हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो योगेंद्र यादव जी, दर्शन पाल जी, कुछ साथी ऐसे थे जिनको हम पहले से जानते थे। अच्छा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि कोई यहाँ पे आसपास में कोई ऐसी जगह देख दो कि हम तो किसान हैं, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक ऐसी सेफ जगह देख दो ताकि मीडिया के साथियों को समस्या ना हो। अच्छा। तो उसी दौरान हमने आसपास में कई जगह तलाश की, तो संजय भाई साहब से हमारा पुराना परिचय था, तो इनको फ़ोन किया। इन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाई, इन्होंने बोला कि चाबी है जो मेरे पास है, मैं बाहर हूँ। इन्होंने बोला गेट का ताला तोड़ लो और अंदर चले जाओ, सारा ऑफिस आपका है। अच्छा जी। तो आपने दे दिया उनको, किसान नेताओं को? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद से 1 साल से ज्यादा वक्त तक ये है जो 380 दिन कंटिन्यू, 380 दिन। उसके बाद में भी अभी किसान मोर्चे के पास ही है ये। आने वाले जो 15 जनवरी को मीटिंग हमने रिक्वेस्ट करी है सबसे कि वो भी यहाँ मीटिंग करें, उसके बाद में कुछ करेंगे यहाँ पे। और इसी ऑफिस में है जो आपने बाहर प्रांगण देखा, उसमें अब हम 2-4 दिन के बाद में सुनहरे अक्षरों में उन शहीदों के नाम लिखना शुरू कर देंगे और निशान साहब भी यहाँ स्थापित करेंगे जी। अच्छा, तो दीप खत्री अपने बारे में भी बताओ, लेकिन जरा चलते हैं। आइए, इधर आइए खत्री साहब और मलिक साहब, आप लोग रुकिए, आइए इधर आइए, आप भी आइए भाई साहब, आप आ जाओ। हाँ, इसके साथ साथ है जो ये चलता था, तो हमारे यहाँ शनिवार, इतवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार को 3 दिन मेडिकल कैंप लगता था। जो ये आसपास के जो गांव थे, आसपास के गांव थे जो हमारी वजह से प्रभावित थे, उन लोगों के लिए हमने मेडिकल कैंप लगाया था। इसकी भी मैं आपको बड़ी खूबी बताऊंगा। एक सेकंड रुकिएगा जरा, ये इस हॉल में भी मीटिंग होती थी? ये इसमें है जो महिलाओं की मीटिंग हम कराते थे। अच्छा। और पूरा का पूरा ये महिलाओं के लिए रिजर्व था। और कई बार हरियाणा की, पंजाब की और उत्तर प्रदेश की अलग अलग मीटिंगें होती थी। तो यहाँ 3 हॉल थे, तीनों हॉल में अलग अलग मीटिंग एक समय पे हम करा पाते थे। अब ये 3 हॉल है और सब में यहाँ कजरिया टाइल्स कभी बिका करता होगा, और ये अभी भी टाइल जैसे दिखाने के लिए कस्टमर को रखा जाता है। किसी भी टाइल के शोरूम में जाएंगे तो ऐसे ही टाइल दिखाया जाता है, उसी का ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ये स्टोर कहें, शोरूम कहें, जो भी कहें, वहाँ दीवार पर सब जगह टाइलें लगी है। और ये कंट्रोल रूम था, बार बार मैं अब कंट्रोल रूम शब्द का इस्तेमाल करूंगा। यहीं किसान नेताओं की बैठकें, जैसे कहा इस हॉल में महिलाओं की बैठकें होती थी, सामने वाले में किसान मोर्चे के नेताओं की बैठकें होती थी, जिसमें 250-300 तक किसान नेता पहुंचते थे। और ये मैं आज इसलिए देखने आया कि जरा उस जगह को देखूं, जो जगह बहुत अहम है, क्योंकि किसान जीत कर गए हैं, और जीत कर गए हैं तो उस रणनीति की बहुत भूमिका है, उस नेतृत्व की बहुत भूमिका है, उन किसान नेताओं की बहुत अहम भूमिका है, जो कई बार कई जोखिम मोल लेकर, कई बार रिस्क मोल लेकर, क्योंकि रिस्क होता है, आप कोई गलत निर्णय कर सकते हैं। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करना कभी गलत निर्णय हो सकता है, सरकार के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना कभी गलत निर्णय हो सकता है, कभी सरकार से संवादहीनता के बाद टिके रहना कोई गलत निर्णय हो सकता है, कभी सरकार ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमने आपकी बात मान ली, 3 कानून वापस, आप घर जाओ, उसके बाद भी टिके रहें, कोई गलत निर्णय हो सकता है। गलत निर्णय इस सेंस में कि आप फिर 1 साल 2 साल बैठे रहें, हो सकता है आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं, आपके किसान हैं, वही हताश हो सकते हैं या कहें कि ये ज़बरदस्ती हमारे नेतृत्व के लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये सब होता रहा, सब जुटे रहे, टिके रहे, और उसके बाद मोर्चे के नेता यहाँ दिन भर 8-8, 10-10, 12-12 घंटे मीटिंगें करते रहे। पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब ये देखिए टेम्पररी सा टेबल है और ऐसे ही 4-6 कुर्सियां लगी है, और ये पीछे संयुक्त मोर्चे का जो बैकग्राउंड बना हुआ है, यहीं पे सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। छोटी सी शेड, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर मौसम में। उधर क्या है?
ये अभी ये जहाँ 9 मेंबरी मीटिंग होती थी, एक छोटा हॉल है ये हमारा, इसमें 9 मेंबरी मीटिंग कराते थे जी हम। अच्छा, तो ये सारा अरेंजमेंट देख लो, सब ये कॉन्फ्रेंस रूम 9 मेंबरी मीटिंग। लाइट जलाइए भाई, हाँ ये लाइट जल गई। ये इसमें 9 सदस्यों की मीटिंग होती थी। और इसके पीछे जो था हमारी एक तैयारी चल रही थी 26 जनवरी की, जो 26 जनवरी के बाद में जो बंद कर सकते हो तो कर दो। जंतर मंतर पे जो जाते थे, तो ये हमारा ऑफिस था जहाँ पे हम अपना डाटा मैनेज करते थे। अच्छा। और जो लिस्ट बनाते थे जंतर मंतर जाने के लिए, वो यही बनता, वो यहाँ बनती थी। और वो डाटा भी अभी हमारे पास सेफ रखा हुआ है। अब ये देखो कि यहाँ 9 मेंबरी कमेटी जब बोल रहे हैं तो संयुक्त मोर्चे के 40 नेता भारत सरकार से बातचीत करने जाते थे। 40 संगठनों के नेता, जो कृषि मंत्री से 11 राउंड की बातचीत हुई, जो आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। तो उसके बाद संयुक्त मोर्चे ने 9 सदस्यों की कमेटी बनाई, जो अहम फैसले 9 सदस्यों की समिति अक्सर बैठकर करती थी, और उसके बाद फिर 40 सदस्यों की समिति में उसे पारित कराती थी। अब ये देखिए, दिख रहा है यहाँ, व्हाट इज ब्लैक इन फार्म लॉज। जोगिंदर सिंह तूर एडवोकेट हैं, उन्होंने लिखा है, संपादित किया होगा, और इतनी किताबें यहाँ रखी है उसी समय की, जो किसानों के बीच बांटने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए। और पोस्टर पर्चे भी ऐसे दिख रहे हैं, मजदूर विरोधी कानून। तो इस कंट्रोल रूम को देखने के लिए मैं आया, क्योंकि जब यहाँ किसान बैठे थे और किसान नेता यहाँ मीटिंग्स करते थे, तब तो गुंजाइश नहीं होती थी कि आप ये देखें। ये कोई हॉल है, इसमें भी मैंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसान नेताओं की हुई, वो ऐतिहासिक हॉल है जिसमें वो लास्ट घोषणा हमने की कि हम अपना समापन कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं कुछ समय के लिए। ये वो ऐतिहासिक हमारा हॉल कह सकते हैं। और ये ऐतिहासिक वो कालीन है, रेड कारपेट, जो हमने किसानों के लिए स्पेशल मंगाए थे। और रेड कारपेट उस दिन आपने भी देखा होगा मीडिया के लिए। मैंने यहाँ इंटरव्यू किया था युद्धवीर सिंह का, और यहीं सामने मंच था जिसपे जो भी 5-6 किसान नेता उस दिन थे, जिस दिन 11 तारीख को, 11 तारीख को, जिस दिन उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ से रवाना होंगे। नहीं, वो ऐलान वाला डेट था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिन हुई? 11 तारीख को। 11 को, हाँ 11 को। उसमें क्या था, उस 9 तारीख को हुई थी हमारी, 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 तारीख को हुई थी, 11 को वापसी। और हमारे 500 संगठन थे उस अंदर वाले हॉल में, 200-300 से ज्यादा लोग आ नहीं पाते थे। 500 से ज्यादा संगठनों के एक प्रतिनिधि यहाँ पे थे, तो इसीलिए हमने ये बड़ा हॉल उस दिन। ये बताओ दीप खत्री, हालांकि मैं आता रहा आंदोलन में, आपसे मिला नहीं, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार किसी रिपोर्टर ने आपसे मिलाया, और मैंने देखा किसी अखबार ने में छापा कि 10-12 वो किरदार जिन्होंने इस आंदोलन में पीछे भूमिका निभाई। तो आप कैसे आंदोलन से जुड़ के यहाँ ये टाइल्स के गोदाम के अरेंजमेंट में आप? हमारी एक संस्था है सर, श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अभय सिंह संधू जी, भगत सिंह जी के भतीजे। अच्छा। तो वो 25 जनवरी को मेरा जन्मदिन था। हमारे लिए ये ऐतिहासिक चीज इसलिए भी है, इसी मैदान में इस पे है, जो इसी उसमें है, जो पीछे जो हॉल है, इसमें बैठ के मेरा जन्मदिन था। तो भगत सिंह जी का परिवार यहाँ आया था पिछले 2020 में, 25 दिसंबर 2020 में आके उन्होंने हमारा केक कटवाया था। और यहाँ जितने भी किसान थे, हमने सबको लड्डू बांटे थे। और 26 को किसान आए? हाँ, नहीं 26 को वो आए थे, 26 नवंबर को। ये है 25 दिसंबर को, एक महीने बाद। तो जो 26 नवंबर को आया था, उस दिन का बताओ। यहाँ टीयर गैस, आंसू गैस, उस दिन का ये था कि हम टीवी में देख रहे थे, आप जैसे चैनलों के माध्यम से जो निष्पक्ष दिखा रहे थे, तो हमें खबर मिलती रही कि वो किसान आ रहे हैं, शंभू बॉर्डर तोड़ के आगे, करनाल बॉर्डर तोड़ के आगे। तो हम दिल्ली की हमारी संस्था है, मैं दिल्ली का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हमारी जो श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड है, तो हमने जल्दी में एक कोशिश करी कि कम से कम 1500 लोगों को, जब वो आए, किसान यहाँ पे आए, हम उनको चाय पानी पिला सकें। तो बिस्कुट और चाय का प्रबंध हमने कराया था। लेकिन उसी दौरान जब हम चाय उनको दे रहे थे, तो आंसू गैस के गोले दिल्ली पुलिस की तरफ से चल पड़े थे। और जब वो चल रहे थे तो लोगों को जलन भी हो रही थी, परेशान भी हो रहे थे। और हमने कुछ हमारे साथियों का अनुभव हो रहा है आंसू गैस के गोलों का, पिछले 15 सालों में, 16 सालों में हमने बहुत बार झेले हैं। तो हमने वहाँ नमक वितरण किया, 400 से 500 थैलियाँ है, जो हमने सबको नमक दे दिया कि आप जीप पे नमक लगाना। हमने वहाँ पे पानी दे दिया, रुमाल लेके आए हम, उनको बोला कि गिला करके आँखों पे और जीप के ऊपर आप रख लो। तो वो अनुभव आज याद करते हैं। और उनके जाने के बाद में जब आंदोलन ख़त्म हुआ है,
तो वो सारी यादें हैं जो समेटे हुए हैं। और जब अकेले 2 दिन से अब दिल नहीं लग रहा और उनको बहुत मिस करते हैं। बहुत सारे साथी थे, हमारे अध्यक्ष जी थे, वो सब इस किसान आंदोलन में शहीद हो गए। आने वाले समय में है जो इतना ज़रूर हम कह सकते हैं, ये कजारिया टाइल, ये श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, उन किसानों को जो यहाँ आए थे, हम यहाँ के लोकल हैं, उनको हम याद भी करेंगे और जो किसान यहाँ शहीद हुए उनके लिए हम स्मारक भी बनाएंगे जी। तो ये मलिक साहब, आपने क्यों दे दिया अपना ये दुकान गोदाम सब, और ये इसके खतरे भी हो सकते हैं। ये हरियाणा में पड़ेगा या दिल्ली में? हरियाणा में हो। खट्टर सरकार उनको रोक रही थी, सब जगह गड्ढे सड़कों पर खोदे जा रहे थे, बैरिकेडिंग, बोल्डर, कंटेनर, लग रहा था कि टैंक चलना बाकी है, बाकी सब चल रहा था। तो उसके बाद तोड़ फोड़ करके यहाँ आए और आप हरियाणा में रहते हो और आपने ये दे दिया है गोदाम। सरकार भी टॉर्चर करती कि भाई आपने क्यों दे दिया, और पता नहीं आगे करे। तो आपने कैसे ये सोचा? किसान का बेटा हूँ। पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद भी किसानी की हुई है। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान से कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस पृथ्वी पे, उसको अन्नदाता कहा गया है। और उसकी सेवा के लिए मैंने, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में आवाज़ थी। जीत भाई ने फ़ोन किया, मैंने एक फ़ोन पे कह दिया भाई चाबी दे दो। और दर्शन पाल जी को मैं इन्होंने मिलाया, तो मैंने कह दिया जी चाबी आपके पास है जब तक रहेगा। तो मेरे को थोड़ा वो सीआईडी के उनके जो टॉर्चर होता है, सरकार की प्रतिक्रिया होती है, वो होती रही। मैं सामने भी नहीं आया। मैं तो लास्ट दिन जो है राज्यपाल जी ने बुलाया 9 तारीख को। अच्छा, 9 को जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, तो उसमें अंदर बुलाया मेरे को, बोला जी आप पीछे मत रहो, आप आओ और आपका हम सम्मान करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता इस पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, उसने कहा। और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इतना प्यार कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। अभी मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, सुबह कनाडा से फ़ोन आ रहा था मेरे पास सरदार जियों का। वो कह रहे थे भाई जी मैं तो अगर फ्लाइट मिलती है तो मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। ये तो मैं भी भावुक हो गया कि इतने बड़े लेवल पे जो है। अब मेरे पास 50-60 हज़ार फ़ोन आ लिया उससे पहले, सब धन्यवाद कर रहे हैं। एक आदमी ने तो मेरे को कहा भाई छाजूराम की जगह लिया आपने, इतना बड़ा वो कराया है। मैंने कुछ नहीं करा, किसानों का है सब। किसान से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? भगवान और किसान दोनों ही पहिए हैं ये जीवन शैली के। और जब भी, और मैं इतना मिस कर रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे आदमी मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी हमारी। यहाँ से जय श्री राम के नारे, जो भी वाहे गुरु के नारे, सत श्री अकाल, वाहे गुरु के नारे, इतना अच्छा मतलब के फील हुआ है। यहाँ पर लोहड़ी मनाएगी तो मैं घर जाकर रोने लग गया बच्चों के सामने। इतनी खुशी हुई मुझे। तो परेशानी हो रही थी पहले भी थोड़ी बहुत कोरोना की वजह से, फिर भी मैंने पीछे हटने कभी नहीं। बीजेपी है, कुछ आदमी आते रहे, 5 लाख रुपए किराए उठवा देते हैं आपके, ये हो। मैं कभी नहीं दूंगा, मैं किसानों के साथ हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। अब वो गए हैं तो ये कह रहे थे, कल मैं भावुक हो गया बैठे बैठे। फिर कहने लगे दीप भाई, बोला कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, वो जो हमारे साथ हैं सदा और सदा रहेंगे। और आप लोगों पूरे भारत नहीं पूरा वर्ल्ड आपके साथ है, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा जो दिल था कि भाई साहब कहने लगे कि यहाँ पर निशान साहब लगवाएं, आज कोई दिक्कत नहीं, ये आपके लिए है। और मैंने खुद कहा है, दर्शन पाल जी से बात हुई कल, अगर 15 तारीख तक मैं ऐसे ही खाली है ये, उसके बाद ही काम कराना शुरू करूँगा। तो 15 तारीख की अगर मीटिंग होगी तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा और खाना वाना खिलाने की मैंने अपनी योजना। अब ये देखिए, ये सुना आपने संजीत मलिक, संजय माफ करिए 2 बार मैं गलत बोल गया। संजय मलिक, उन्हीं का ये कजारिया का शोर, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है किराए पे? अपनी प्रॉपर्टी। और रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं सोनीपत का हूँ। तो सोनीपत के रहने वाले हैं। और ये इलाका हुआ कुंडली। हाँ जी। और ये जिला हुआ सोनीपत जिले में ही हुआ। और उन्हीं का ये स्टोर है जिसका मैं आपको भ्रमण करा चुका। लेकिन बड़ी बात कि 1 साल तक, बल्कि 378 दिनों तक, 380 दिन हुआ जिस दिन किसान यहाँ से रवाना हुए, इन्होंने पूरा अपना गोदाम कहें, स्टोर कहें, सब कुछ किसानों को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। किसानों को, मतलब उस नेतृत्व को दे दिया जो नेतृत्व उन किसानों के जत्थे को रास्ता दिखा रहा था, रणनीति तय कर रहा था, सरकार के साथ मीटिंग्स तय कर रहा था। और ऐसी स्थिति भी आई कि 22 जनवरी से लेकर और आखिर में 19 तारीख को, पिछले महीने जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की 19 नवंबर को, उसके बीच पूरी संवादहीनता, पता नहीं क्या होने वाला है, सरकार के बहुत तल्ख तेवर। और उसमें एक कारोबारी आदमी, हालांकि किसान है लेकिन एक कारोबार है, एक बिजनेस है, आप उसको रिस्क पर लेकर आप
किसी को दे दिया जिसके खतरे होते हैं, तो इसलिए भावुक भी हो रहे हैं। तो आपको लगता था संजीत कि ये जीत के जाएंगे संजय? हाँ जी, किसानों को कोई हरा नहीं सकता, मुझे तो बहुत ही भरोसा था। और जैसे अंदर एक आध बार बात होती थी, मैंने अपने नाम का खुलासा नहीं करा पहले कि किसी प्रकार से जो भी CID वगैरह अंदर खाते जो करते थे वही था, तो मैं खुल के सामने, मैंने कोई फ़ोटो भी नहीं लिया कि किसी प्रकार से इनको कोई प्रेशराइज करके मुझे किसी और तरीके से तो किसानों को कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो मैंने मुझे जिज्ञासा होती थी, मैं जब भी आता था और बाहर कजारिया लिखा होता था, लगता था ये किस कजारिया वाले का है कि उसका शोरूम है और उसका धंधा पानी है और वो किसान नेताओं को अपना शोरूम दे दिया है और यहाँ से जाएगा तो सरकार तंग कर सकती है, जिला प्रशासन तंग कर सकता है, या बीच में भी कर रहा होगा। एक ऐसा आदमी है कि सबको 1 साल के लिए अपना सब कुछ बंद करके दे दिया है। हाँ जी, और मैंने जी रात को भी 5-5 बजे जैसे फ़ोन आ जाते थे पुलिस के या उनके, तो मैंने जो फैसला हुआ है उसी दिन फ़ोन को साइलेंट मोड से हटाया है कि रात को फ़ोन आते थे, फिर मैंने कह दिया मैं वहीं आ जाऊंगा आपके पास। तो एक बार फ़ोन आया था मेरे पास पुलिस CID वाले का, तो उसने कहा भाई यहाँ कोई दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे? मैं कहा होने तो दो, आप दिक्कत होगी तो मैं जिम्मेवारी लूँगा और मेरे फ़ोन नंबर आपके पास आया हुआ है, मेरे को आप फ़ोन कर दें, मैं थाने के अंदर अपने आप ही आ जाऊंगा, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं किसानों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा जब तक मतलब ये दबाव इनडायरेक्टली था। दबाव आया। उसके साथ में 26 जनवरी की जो घटना घटी है, उसके साथ में ये जो दीवार देख रहे हैं ना आप, इस दीवार के ऊपर वो किसान लीडरों के नाम UAPA के जो देशद्रोह के मुकदमे थे वो उन्होंने रिसीव नहीं किए थे, तो वो यहाँ इस दीवारों पे लगा के गए थे। और वो याद है हमें पूरा का पूरा अभी कि इसी स्थान से, ये पवित्र स्थान हमारे लिए, तो इस स्थान से ये लड़ाई लड़ी गई, चली, उतार चढ़ाव आए, लेकिन लास्ट में जब जीत हुई, जीत होने के बाद में अभी भी जिम्मेवारी हमारी बाकी है। जब तक ये पीछे से लेकर आगे तक साफ सफाई नहीं हो जाती, इसकी जिम्मेवारी भी अभी हमारे पास है। और SKM ने है जो ये प्रॉमिस किया है कि आगे कभी इस रास्ते से आएंगे, और हमने भी उनसे प्रॉमिस लिया कि आप जितने भी किसान यहाँ आए, ये हमारा ऑफिस आगे तक भी ऐसा रहेगा, तो बिना चाय पिए किसी को हम जाने नहीं देंगे जी। ये बहुत बड़ी बात है। और किसान बैठे रहे सड़कों पर शांतिपूर्ण ढंग से, इस उम्मीद में कि कभी जीतेंगे, और जीत के गए भी। और किसान मोर्चे के नेता रणनीति बनाते रहे, लगातार अपने संगठन को मजबूत करते रहे, मोटिवेट करते रहे, और यहाँ बैठकर घंटों, कई बार तो ऐसा होगा 12-12, 15-15, 20-20 घंटे मीटिंग चलती होगी लगातार। जी लगातार चलती थी। तो हमारे से बहुत सारे लोग नाराज भी होते थे कि हमारी जिम्मेवारी ऐसी थी, सब अंदर आना चाहते थे, तो हम रोकते भी थे, उनसे भी माफ़ी मांगी है कि हमारी वजह से किसी न किसी को हुआ होगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑफिस ने है जो, इस कजारिया टाइल ने है जो 1900 लोगों को आंखों की रोशनी दी है। वो भी जो आंखों के मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन हमने कराए निःशुल्क, हमारी संस्थाओं ने सब ने मिल के। और 28,000 से ज़्यादा नंबर के जो चश्मे थे वो हमने यहाँ पे दिए। और 24 ऐसे ऑपरेशन थे जिनके ऊपर है जो 10 लाख से ज़्यादा का खर्चा है, वो भी किसानों ने यहाँ पे है जो उठाया है। इस ऑफिस का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और सही में आपने बहुत बड़ा काम किया। तो इसलिए लगा, हो सकता है जिस तरह से मैं बात करने आया, मुझे पता नहीं कि आपसे किसी ने बात की है ऐसे? नहीं की ना? आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे चैनल, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सिख समाज और जो किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिससे भी मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाया हूँ या व्हाट्सएप पे भी उनका धन्यवाद नहीं कर पाया हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरे सिख समाज का और पूरे किसान भाइयों ने जो मेरे को प्यार दिया है, मैं इसको दुगुना करके वापस करने की कोशिश करूँगा और सदा किसानों के लिए खड़ा रहूँगा। किसी भी प्रकार की मेरे प्रति कोई भी ज़रूरत हो, मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ। हालांकि आपने बहुत काम किया, अपना पूरा कहें तो कारोबार को रिस्क पर लेकर, रिस्क मतलब सरकार से खतरे होते हैं नाराज़गी का, उसके बाद आपने दिया। और इनको देखा और पहचाना जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि दुनिया भर के दर्शक जो हमारे YouTube चैनल पर हैं, मैं तो ऐसे भी मैं सिखों और सरदारों को सलाम करता हूं 100 बार, क्योंकि इस आंदोलन की मजबूत बुनियाद सरदार थे, सिख थे, और कभी हिले नहीं, कभी उनके भीतर कुछ ये रहा नहीं कि हम लौटेंगे, लौटने की तो बात ही नहीं थी। मतलब इतने अच्छे आदमी जी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इतने प्यार देने वाले। मेरे एक दिन दर्शनपाल जी खड़े थे, तो एक बुजुर्ग आया, बोले देखो ये मसीहा हैं हमारे यहाँ। तो कभी इस तरीके से मैंने कभी देखा नहीं, किसान मैं भी रहा हूँ, लेकिन कभी नहीं देखा। हमने 90-90 साल के लोग पैर छूने के लिए भाग लेते थे कि हमारे मसीहा हैं और यहाँ से जीत के जाएंगे, हटना नहीं। अब मैं संजीत, चूंकि आपने एक जिक्र कर दिया, माफ़ करूँगा, 90 साल के आदमी का जिक्र किया संजय जी,
यहीं पे आज मैं वो वीडियो अभी अब लगा दूंगा इस वीडियो में। यहीं पे मैं भी जिस दिन अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 9 तारीख को, उस दिन मैं यहाँ था और शूट कर रहा था और एक कम से कम 75 साल उम्र रही होगी एक सरदार जी, वो आए और अचानक, हालांकि उनके कंधों पर कैमरा था, कहीं फोटोग्राफी भी करते थे, वो आए और भावुक होकर मुझे जो बात कही ना उन्होंने कि आप भगवान की तरह हो, आपने हमारी लड़ाई में सहयोग किया, और गले मिलकर भावुक होकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और इतना झुके, मैं शर्मिंदा भी हो रहा था, असहज भी हो रहा था कि एक हमसे 20 साल उम्र में बड़ा आदमी इतना भावुक हो रहा है। और उनकी तस्वीर है, मैं अभी स्क्रीन पर लगाऊंगा उनकी तस्वीर। ऐसे बहुत जगह मैंने कुछ देखा, करनाल में गया, वहाँ एक बुजुर्ग ऐसे भावुक हुए, तो मुझे लगा कि जो ये सिख और सरदार होते ऊपर से देखने में अलग लग सकते हैं, लेकिन दिल के इतने अच्छे आदमी मैंने देखा जी। मैं उनका वास्ता जो है वो गुरु नानक जी के शिष्य हैं सब, और इतना प्यार मतलब मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी के अंदर। मैं तो बहुत ही, और आपने भी इतना चैनल में इतना मतलब कि इतनी कोशिश की है कि चैनल तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, बाकी जो आप जो सोशल मीडिया ने, हाँ सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की और बहुत ताकत दिखाई जी, बहुत ताकत दिखाई है आपने। और जब भी जीत का श्रेय आप लोगों को भी जाता है, एक सोशल मीडिया पे इतनी ताकत दिखाना और सरकार के इतने खिलाफ बोलना या किसी प्रकार की जो सच्चाई दिखाना, तो सच्चाई दिखाते दिखाते देखो परेशानी तो होती है, और परेशानी होगी तो सेवा करने में अगर परेशानी होगी तो करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। संजय जी, मैं उस वीडियो को मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, एक और वीडियो, चूँकि सिख और सरदार की बात जब होती है, और वही जो उनकी दरिया दिली, जिस ढंग से लंगर चला, जिस ढंग से सेवा की, और एक लंगर में 25 लोग दिल्ली से आकर परिवारों के लोग सेवा करने आ रहे थे, दिन भर, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, हर मौसम में। तो मैं एक जगह करनाल जब गया था और एक पंचायत से बाहर निकला और उसके बाद वीडियो एडिट कर रहा था, कल मैंने जिक्र किया, कल मुझे वो वीडियो नहीं मिला इसलिए कल के वीडियो में नहीं लगा पाया, आज मैं वो वीडियो लगाऊंगा कि वैसे ही एक 75 साल के सरदार जी आए, मैं कहीं एक कैंपस में एडिट कर रहा था, जो मैदान था किसानों का उससे अलग हटके, तो आए और अचानक वो मुझसे गले मिले और आप अजीत अंजुम हो, मैंने कहा हाँ, और उसके बाद वो क्या कहूँ, फफक के रोने लगे और मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ इनको, और मैं कभी उनको पकड़े हुए हूँ, फिर मैं अपने परे करके उनकी आंख देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ। उनकी आंखों से लगातार आंसू, और गले में उनका अंगूछा था, उससे मैंने भी पूछा, उन्होंने भी पूछा, फिर मैं भी भावुक हुआ। फिर उन्होंने यही कहा कि जब इतने मीडिया वाले हम लोगों को खालिस्तानी, चीनी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहते हैं, उसमें आप हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हो, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बातें कही जो शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लगेगा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा और एक पास खड़े किसी सहयोगी ने दूर से एक वीडियो बना लिया। वो वीडियो मैंने कभी सार्वजनिक नहीं किया, कल तलाश रहा था, नहीं मिला, बट अभी इस वीडियो में मैं वो वीडियो लगाऊंगा। उसके बाद वो फिर परिवार के साथ कितना आ गया? मैं उनसे देखा था, यहाँ से थोड़े निकले तो मेरे को चलते नहीं हम क्या सेवा कुछ नहीं आपका ये आशीर्वाद है मेरे लिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 10 साल। तो आप मेरे से 10-11 साल बड़े हैं, तो आप मेरे लिए बड़े हैं, आपका आशीर्वाद कुछ नहीं, बस मैं चिंता मत तो ऐसा मेरा तजुर्बा रहा इस आंदोलन में सिखों और सरदारों को लेकर, जो मैं कह नहीं सकता, और कितना भी कहूँगा तो न्यूनतम है। कहने से वो बताया नहीं जा सकता, तो सिर्फ फील किया जा सकता है, और वो फील मैंने किया। और दुनिया भर से मुझे भी, जैसे आपको बहुत फ़ोन आए, मेरे पास भी बहुत कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूके, यूएस, रोज मेल पर, व्हाट्सएप पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसे लिख रखे हैं लोगों ने कि पढ़ के आदमी तो भावुक नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। और इतनी दिल में जो है, सुबह मेरी सिस्टर का रोते हुए फ़ोन आ रहा था, हमारे भाई का इतना बड़ा नाम हुआ है। और पहले तो थोड़ा सा डरा रहे थे सब
जो दोस्त वगैरह थे भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको ये वो, तो फिर डरना किस लिए था, किसान है तो मैं डरना किस लिए, जो भी होगा देखा जाएगा, हम पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ मैंने ज़िंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखा। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि एक दिन मैं यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पे खड़े थे वो अपने सरदार जी, तो मैंने गेट खटखटाया, उन्होंने गेट खोला, भाई अंदर नहीं आ सकते आप, तो मेरे उसने मैं थोड़ा अंदर हुआ तो मेरे को पकड़ लिया, यहाँ दर्शन पाल जी थे सामने, बोला ओ चाचा इसको आने दे, इसको आप पहचान नहीं रहे। मैंने उनको बोल के मैं अंदर तो आ गया, मैंने कहा आप मेरे इंट्रोडक्शन मत कराना, मेरे को कोई भी दिक्कत हो सकती है, आप काम करो कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का काम हो जाएगा जब भी देखेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वो कहने लगे कि मैंने पता चला मेरे वो आदमी अंदर रहते थे, बोले आर्थिक हालत ख़राब चल रही थी पहले ही कोरोना टाइम से, मैं कहा जी मैंने अगर ये बेचना पड़ा तो मैं बेच के ही चला जाऊँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों वैसे ही के साथ ही हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला, डरने की कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मैंने तो यहाँ अपने रिश्तेदारों को भी नहीं आने दिया किसी को, मैं कहा जो अंदर हो रहा है उसके आप बाहर बैठिए, यहाँ अंदर मत जाइए, कभी कोई लीकेज हो रहा है मेरे कारण किसानों लोगों को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत बड़ा दुख होता मेरे लिए। और इतना अच्छा आंदोलन था, मेरा बेटा और बिटिया में दिखा के ले गया उनको, पापा कह रहा था ज़िंदगी में ऐसा हमने नहीं कभी नहीं देखा इस प्रकार से, इतना मतलब प्रभावित हैं भाई हमारे फादर साहब ने, मैं लेके नहीं आया करता इधर, तो एक बार बोला पापा जी दिखाओ, तो उन बेटे ने कहा कितना अच्छा ये जो है सेवा, पहले मैंने सुना था पापा जी सेवा देखो कैसे लोग जलेबी दे रहे थे उनको, गले लगा रहे थे, और इतनी मोहब्बत इतने प्यार से जी। और मैं तो ये कहूँगा जी सिख समाज से बड़ा मैंने इतना सेवादार आदमी कभी नहीं देखा, और दिल में ये उन्होंने जगाया है कि मैं सेवा के लिए कुछ भी करना पड़े, सेवा करनी चाहिए, सेवा करते कभी हार नहीं होगी, और निस्वार्थ श्रेय भी नहीं लेते। मैं बार-बार कई बार अपने वीडियो में कहा कि कई बार लोग किसी ज़रूरतमंद का, चाहे बाढ़ में हो, चाहे किसी और आफत में हो, चाहे किसी और समस्या में हो, चाहे कोरोना में हो, 1 दर्जन केला दिया, उसकी तस्वीर खिंचवाई और फेसबुक पर डाल दिया, आपने 4-10 ब्रेड दिए, तस्वीर खिंचवाई फेसबुक पर डाल दिया और गाते रहे कि हमने कितनी मदद की। ये लोग तो सेवा करने वाले लोग थे। पता चला कि 50 कंबल अपने खर्चे से खरीद कर लेकर कोई परिवार बांट रहा है। मैं पूछता था कि कहां से लेके आए, क्यों कर, हमारा कुछ नहीं जी, बाबे नानक का। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो कुछ है नहीं। किसी भी लंगर के ऊपर किसी का नाम नहीं था, और किसी का नाम ना होने के कारण ये पता नहीं था। हमने तो वो यहाँ आपने जो बताया कि हमने महसूस किया, हम रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा है जो यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि लोग काजू और बादाम बांट रहे थे, और वो बोरिया लेके आए थे, 3 ट्रक थे आपको मैं बता दूं, और वो कह रहे थे कि यार मेरे को 2 दिन हो गए ख़त्म ही नहीं हो रहे यार, इसको ख़त्म कराओ। वो अपने हाथों से दिन बांट रहे थे, कोई काजू बादाम बांट रहा है, कोई जलेबी बांट रहा था। आपने देखा होगा यहाँ गाँव आने की मशहूर जलेबी थी, उनके भी लंगर थे, पिज्ज़ा के भी लंगर थे, और लंगर के साथ साथ जो सेवा थी, फुट मसाज थी, खालसा एड ने कितना बड़ा योगदान दिया है, कितनी एनजीओ थी, और बहुत सारी एनजीओ थी जिन्होंने उसी में जो सेवा की बात चूंकि हम कर रहे हैं, तो अब उसमें जो क्या होता है ना, एक प्रवृत्ति होती है कि देने वाला और लेने वाला दोनों कितना उदार है। उसको भी मैं, चूंकि ये सब चीज़ें इतिहास में दर्ज हो गई, जिसने देखा महसूस किया वही सोच सकता है, बाकी गाली देने वाले तो लोग गाली देते रहेंगे जो देते रहे। मैंने ऐसा भी देखा कि जैसे कंबल का जिक्र किया, वो मेरे वीडियो में है वैसे, दरअसल उस पर मैंने वीडियो किया था कि कोई दिल्ली का परिवार जो सिख परिवार था, उनकी बेटी, उनका बेटा, 2-3 बच्चे जो भी परिवार के होंगे, और उनकी पत्नी और खुद, वो कंबल कई पैकेट में 20-25 कंबल होगा खरीद के मार्केट से लाए थे, बाजार से, और बांटने के लिए चल रहे थे। मैंने देखा कि 3-4 ट्रॉली में जा रहे हैं और हाथ जोड़ के, जो ट्रॉली में बैठे हुए हैं सरदार 4-5, वो हाथ जोड़ के कह रहे नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, किसी ज़रूरतमंद को दो। पंजाबी में बोलते थे वो, मैं समझ रहा था। अब वो फिर वो दूसरी तरफ जाते थे, तीसरी तरफ, तो मुझे लगा कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। 10 ट्रॉली में जाते थे, किसी एक ट्रॉली में कोई कंबल लेता था, बाकी कहता था दूसरों को, तो मैंने वीडियो बनाया। होगा क्या और होता क्या है कि आपके नीचे 10 कंबल रखा हो, लेकिन कोई देने आएगा तो लप से एक ले लोगे, और उसके बाद दूसरे को पीछे से बोलोगे जा 2 और लेके आ। लेकिन यहाँ ऐसे लोग थे, देने वाला देने के लिए घूम रहा है, कि उसको लग रहा है कि उसे मन को तसल्ली मिले कि उसने जाड़े के मौसम में कुछ ऐसे किसानों को जो सड़क पर थे उनके कुछ काम आए, और जो लेने वाला है वो कह रहे मेरे पास है, मुझे नहीं, किसी ज़रूरतमंद को दो। तो ये दोनों पहलू समझना तभी मुमकिन होगा जब यहाँ कोई आएगा। तो ये सारी कहानियाँ हैं। बिल्कुल, और देने वाला जी हमेशा राजा होता है, और राजा की तरह है ये। मैं तो उनको यही कहूँगा कि उनका सिख समाज का हर एक आदमी राजा है, वो सबको देता ही देता है, लेने की उसकी कभी इच्छा नहीं होती। जो मैंने देखा है, जो
ज़िंदगी में सोचा है और उनसे बहुत प्रेरणा ली है कि सेवा करनी चाहिए, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इतनी सेवा के प्रति उन्होंने जागरूक कराया लोगों को कि सारा पृथ्वी पे लोग सेवा के लिए खड़े हुए हैं। और सिख समाज ने सब आदमियों को, हरियाणा को, पंजाब को, यूपी को, पूरे भारत को सेवा करनी सिखाई है, ये दिखाया उन्होंने। और एक बात और, मैं बहुत बुजुर्गों से मिला, सिखों से 70, 80, 75 साल, वो जो चेहरे पर एक चमक होती है ना और एक स्नेह होता है, इतनी मोहब्बत से, मुस्कुराहट के साथ, इतने जज्बे के साथ मिलते रहे। ये लड़का है, लंबू है ये लगातार 1 साल से है, जो जितनी मीटिंग होती है सबको चाय पानी यही पिलाता था जी। लेकिन इसका यह है, मजदूर आदमी है, एसकेएम ने इसकी है जो तनख्वाह बांध रखी थी 15-20 हज़ार। अब ये 3 दिन से कह रहा है कि जी आंदोलन खत्म हो गया, मेरा क्या होगा। हम इसको कह रहे हैं तुम्हारा भी कुछ होगा। चलिए, तो बहरहाल मकसद यही था कि उन गुमनाम किरदारों से आपको मिलवाएं जिन किरदारों की भूमिका इस आंदोलन में पीछे रही, जिसमें एक किरदार संजय मलिक हैं, एक किरदार दीप खत्री हैं, अब वो भी एक किरदार हैं, और ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने इस आंदोलन को कामयाब बनाने में किसानों के साथ अपनी जो जिसकी भूमिका थी वो भूमिका निभाई। और उसी में एक भूमिका इस दफ्तर की भी है, जो दफ्तर दरअसल संयुक्त मोर्चे का वो कंट्रोल रूम था जो सड़क के किनारे है, कोई गोदाम जैसा है, कोई यहाँ कोई ऐसी ज़बरदस्त कोई व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन यहाँ रहे और उसके बाद बार बार कह चुका हूँ, उस सत्ता को हिलाकर चले गए जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर दिल्ली की सत्ता है। और उसके बाद लोकतंत्र का पाठ सबक पूरी दुनिया को सिखा गए कि कैसे लोकतंत्र में अपनी आवाज़ बुलंद की जा सकती है और कैसे सत्ता को झुकाकर अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल सिंघू बॉर्डर से वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा उधर की तस्वीर, जो पूरी सड़क अब खाली हो गई है। और अभी बताया गया कि जो किसानों के कुछ संगठन हैं या सिखों के कुछ एनजीओ हैं, वो सड़कों को की सफाई का भी काम कर रहे हैं। शायद कल जेसीबी लेकर कुछ सफाई कर रहे हैं। ये खालसाइड है और इनसिट और भी हैं बहुत सारी संस्थाएं। हाँ जी, सारी 8-9 संस्थाएं हैं और एसकेएम की तरफ से मेरे को भी नियुक्त किया गया है। अभी कल तक की जिम्मेवारी है। हमने इनको बताया था प्रशासन को कि आपको कोई इतना मौका भी नहीं देंगे कि आप ये दिखा सको कि किसान ने इस रास्ते को ख़राब कर दिया, किसान ने गंदगी छोड़ दी। हम इसको नीट एंड क्लीन दे के प्रशासन एसएचओ साहब पूछते रहते हैं कब दोगे। हमने बोला कि जब तक हमारी सफाई नहीं होगी तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि हम जा चुके हैं। इसीलिए हमारी ड्यूटी है इसको साफ़ सफाई करा के, बिल्कुल अच्छा करा के, और जैसे 1 साल तक किसानों को कोई बदनाम नहीं कर पाया, ऐसे आंदोलन को ख़त्म होने के बाद में पर्दे के पीछे से रह के बदनाम नहीं होने देंगे, और ये जिम्मेवारी हमारी है जी। चलिए, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। कल मैंने गाज़ीपुर वीडियो की तस्वीर दिखाई थी, आज ये सिंघू की तस्वीर है। टिकरी पूरी तरह से खाली हो चुका है, इसलिए मुझे अब ये कहना पड़ेगा कि अब हमारी मुलाकात शायद यूपी में हो। कल भी मैं कह रहा था कि पहले मैं हर वीडियो के अंत में किसानों के बीच कहता था कि मेरी मुलाकात फिर आपसे कहीं होगी किसी और बॉर्डर पर, लेकिन शायद अब किसी और बॉर्डर पर मुलाकात ना हो। अब आपकी हमारी मुलाकात शायद यूपी में किसी ज़िले या कस्बे में हो। और एक बात जो मैं बहुत कम कहता हूँ लेकिन आज फिर कह रहा हूँ, चूँकि दिल की बात है, कि आप सब ने मेरे YouTube चैनल को सराहा, इतना सराहा कि अभी 2 मिलियन से ज़्यादा का मेरा परिवार है। 40 करोड़ लोगों ने मेरे वीडियो को देखे हैं, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और बगल में कोई बेल आइकन होता है वो ज़रूर दबाएं। फ़िलहाल नमस्कार।